नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतिंदर सिंह एंड एज प्रॉमिस्ड मैं आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूं जो कि एकेडमिक टास्क 1 पे बेस्ड होगी। इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने एक टॉपिक को कैसे देखना है, कैसे आपने इंट्रोडक्शन लाइन लिखनी है, उसको आपने क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको उसमें देखनी पड़ेंगी स्टार्टिंग में, कैसे आपने उसको आगे लेके जाना है, कैसे आपने उसकी लाइंस को बनाना है, ये सब मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा। इसमें आपको मैं एक स्टैटिक और एक डायनामिक ग्राफ के बीच में क्या डिफरेंशिएट होता है ये बताऊंगा आपको मैं। सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे बनानी है इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, और जैसे मैंने बताया कि एक सेंटेंस बना लिया उसी सेंटेंस पे बेस आपका पूरा का पूरा एकेडमिक टास्क 1 लिख सकते हैं, उस पर कैसे बेस करना है और कैसे उसको एंड करना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चलता हूं अपने लेक्चर की तरफ। टास्क 1 जब भी आपको मिले सो डोंट स्टार्ट राइटिंग स्ट्रेट अवे। जैसे ही आपको टास्क 1 मिला तो साथ साथ ही लिखना मत शुरू कीजिए। फोकस ऑन द गिवन टास्क। आपने जो टास्क मिला है आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए एंड गिव एटलीस्ट 3 मिनट्स। आपको 3 मिनट्स एटलीस्ट फोकस करने पे लगाने चाहिए। आपको समझना चाहिए कि ये टास्क जो आपको दिया गया है वो क्यों दिया गया है। कीप 3 स्टेप्स इन माइंड ड्यूरिंग योर थॉट प्रोसेस। जब आप ये सब सोच रहे हैं तो आपने 3 स्टेप्स जो लेने हैं और इसी को अपने माइंड में रखना है। पहला, आइडेंटिफाई द मेन पर्पस। आपको क्या करना है, आपने मेन पर्पस को आइडेंटिफाई करना है। एनालाइज द इंफॉर्मेशन। आपने इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है। ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। आपने ये देखना है कि पहले पॉइंट में क्या लिखना है, दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है। ये आपने अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है। और किसके बारे में आपने ये सब कुछ करना है, आपने ये सब कुछ जो ग्राफ दिया गया है जैसे कि टेबल चार्ट, बार चार्ट, फ्लो चार्ट या प्रोसेस दिया गया हुआ है, इस सब के बारे में आपने ऑर्गेनाइज करने हैं, अपनी थॉट्स को एनालाइज करना है और आपने मेन पर्पस आपने आइडेंटिफाई करना है। कीप इन माइंड द चेंजेस एंड ट्रेंड्स गिवन इन द ग्राफ। आपने अपने दिमाग में रखना है कि क्या क्या चेंजेस दिए गए हैं, क्या क्या ट्रेंड्स हैं। बार चार्ट आ गया है तो आपने देखना चेंजेस क्या आए हैं। अगर आपको लाइन चार्ट दिया गया है तो आपने देखना ट्रेंड वहाँ पे क्या है। वॉच व्हाट इज गिवन इन द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस जो आपके लेफ्ट और राइट साइड पे दिया गया होता है एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि आपके बॉटम में दिया गया होता है। आपने देखना है कि आपको डॉलर्स में दी गई इन्फॉर्मेशन है, आपको यहाँ पे ईयर्स में दी गई इन्फॉर्मेशन है या नंबर्स में दी गई है। ये सब भी आपने देखना है कि आपको कैसी इन्फॉर्मेशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में दी गई हुई है। दिस शुड बी द फोकस ऑफ योर फर्स्ट सेंटेंस। और ये ही आपके फर्स्ट सेंटेंस का फोकस होना चाहिए। और फर्स्ट सेंटेंस क्या होता है, जो इंट्रोडक्शन के बाद आता है, और आपका क्या होता है, ओवरऑल आता है। ओवरऑल में आपने देखना है जो अपना फर्स्ट सेंटेंस है उसको आपने कैसे लिखना है। ये सब कुछ आपने अपने 3 मिनट देने हैं, कम से कम 5 मिनट भी आप दे सकते हैं ये सब थॉट प्रोसेस के लिए। सेकेंड स्टेप, कंसीडर द डिटेल्स ऑफ व्हाट इज बीइंग शोन। आपने देखना है कि आपको क्या क्या दिखाया गया है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में क्या क्या दिखाया गया है, टाइम फ्रेम आपको क्या क्या दिया है। टाइम फ्रेम मतलब ईयर्स में आपको क्या क्या दिया है, 10 ईयर्स का गैप है, 2 ईयर्स का गैप है, मेजरमेंट्स यूनिट्स कौन से दिए गए हैं आपको। ये सब आपने तभी देखना है जब आपको यहाँ पे टास्क दिया गया हो, और लिखने से पहले ये आपने सब कुछ देखना है। तीसरा, कंसीडर द लैंग्वेज टू यूज़। आपने देखना कि आपने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। लैंग्वेज से मतलब है कि आपने ये पास्ट में लिखना है, ये फ्यूचर वाली बात लिखनी है, या दोनों ही लिखना है। ये सब कुछ आपने अपने उस लैंग्वेज में देखना है कि आपने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। ये आपने इसमें 3 मिनट लगाने हैं सोचने के लिए कि आपने ये सारा पास्ट में देना है या आपने इंफॉर्मेशन आपने फ्यूचर की है या प्रेजेंट की है, ये सब कुछ दिखना है। आपने देखना इंट्रोडक्टरी आपकी एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, द टेंसेस ऑफ द वर्ब्स, आपकी वर्ब्स की टेंसेस कैसी होनी चाहिए, और द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। और आपने जो टाइम का जो है वो आपने क्या क्या इंक्लूड करना है, किस टाइम में क्या इंक्लूड करना है, किस टाइम में क्या इंक्लूड करना है, कौन से पैराग्राफ में कौन सा टाइम आएगा, ये सब कुछ आपने पहले ही अपने 3 मिनट्स में देखना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन लाइन जो आती हैं, आपने इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करनी है। आपको मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। 6 तरह की लाइनें हैं जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहला, द लाइन ग्राफ द टेबल इंडिकेट्स, इलस्ट्रेट्स, रिवील्स, रिप्रेजेंट्स। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ टेबल, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। या आप इट कैन बी सीन फ्रॉम द ग्राफ टेबल, ऐसे भी लिख सकते हैं। एज द ग्राफ टेबल शोज, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एज इज शोन बाय द ग्राफ टेबल,
आप ऐसे भी देख सकते हैं, और आप फ्रॉम द ग्राफ टेबल इट इज़ क्लियर आप ऐसे भी। इन 6 लाइनों में से आप किसी भी लाइन से अपनी इंट्रोडक्शन लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। अवॉइड यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस, आपने पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ नहीं करना। पर्सनल प्रोनाउंस कैसे हो गए, आई, वी, यू, सो ये आपने नहीं यूज़ करना। आपने ये लिखना वी कैन सी, इंस्टेड ऑफ इट आपने क्या लिखना है, इट कैन बी सीन दैट, इट कैन बी सीन दैट, आपने ये यूज़ करना है। आपने वी, आई, यू ये यूज़ नहीं करना। आपने क्या देखना है, यू शुड लुक फॉर हाईएस्ट वैल्यूज, लोएस्ट वैल्यूज। आपने देखना है बिगेस्ट डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, सिग्निफिकेंट एक्सेप्शंस क्या हैं, एनीथिंग एल्स दैट रियली स्टैंड्स आउट। और आपने देखना है कि कोई अलग सी इन्फॉर्मेशन अगर दी गई हो उसको बोलते हैं स्टैंड्स आउट। जो इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग वो भी आपने अपने माइंड में रखनी है। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज डिसाइड इफ द बार चार्ट इज स्टैटिक और डायनामिक। सबसे पहले आपने देखना है कि बार चार्ट जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बार चार्ट या किसी और टेबल में वो स्टैटिक है या डायनामिक है। मैं आपको बताऊंगा कि स्टैटिक और डायनामिक क्या है विद एग्जांपल्स। देखिए, स्टैटिक मीन्स दैट द डेटा कम्स फ्रॉम वन पॉइंट इन टाइम। स्टैटिक का मतलब होता है कि कोई डेटा दिया गया किसी एक समय का, मतलब किसी एक ही ईयर का दिया गया, उसको बोलते हैं स्टैटिक। डायनामिक मीन्स द डेटा कम्स फ्रॉम मोर देन वन पॉइंट इन टाइम। और डायनामिक होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा सालों की दी गई हुई है। मैं आपको विद एग्जांपल बता रहा हूँ। इफ़ इट इज़ स्टैटिक वी विल हैव टू कंपेयर द डिफरेंट वेरिएबल्स। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन स्टैटिक है तो हमको वेरिएबल्स के बीच में कंपेयर करना है, ईयर्स के बीच में कंपेयर नहीं करना। इन दिस केस कंट्रीज, फूड एंड ड्रिंक, हाउसिंग एक्सेट्रा। अब आपको ये जो टेबल चार्ट दिया गया है, ये जो मैंने टेबल बनाया है, इसमें कंट्रीज दी हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट जो ऊपर है, ऊपर दिया फूड एंड ड्रिंक, हाउसिंग, क्लोथिंग और एंटरटेनमेंट। आपने देखना इन कंट्रीज और जो इसमें जो आइटम यूज़ हो रही हैं इसमें क्या डिफरेंस है, कौन सी कंट्री में फूड एंड ड्रिंक सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कौन सी कंट्री में हाउसिंग पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, कौन सी कंट्री में क्लोथिंग पे सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, कौन सी कंट्री में क्लोथिंग पे सबसे कम खर्च हो रहा है, कौन सी कंट्री में इस बार चार्ट इस आप ग्राफ में देखिए कि यूके में सबसे ज़्यादा खर्च हाउसिंग पे हो रहा है और सबसे कम खर्च स्पेन में हो रहा है, ठीक है। और फूड एंड ड्रिंक में देखिए सबसे ज़्यादा खर्च टर्की में हो रहा है फूड एंड ड्रिंक में, और सबसे कम कहाँ खर्च हो रहा है, यहाँ पे देखिए जर्मनी में हो रहा है। इस तरह से आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है अपने माइंड में, और ये भी देखना है कि ये स्टैटिक है या फिर डायनामिक है। अगर ये डायनामिक है, इफ इट इज डायनामिक वी विल हैव टू कंपेयर द डिफरेंट टाइम्स एंड कमेंट ऑन द जनरल ट्रेंड्स ओवर द टाइम पीरियड। अगर डायनामिक है तो हमें कंपेयर करना है डिफरेंट टाइम्स को, और जनरल ट्रेंड्स पे आपने इसमें अपने कमेंट देने हैं। यहाँ पे देखिए ये 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006 में ईयर्स दिए गए हैं, और उसमें बताया गया कि प्रॉफिट जो है हर साल कैसा हुआ है, 10%, 12%, 20%, 30%, 40%, 40%। और देखिए प्रॉफिट हर साल बढ़ता ही गया है ईयर बाय ईयर। ये आपने ट्रेंड देख लिया कि ट्रेंड क्या है, प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, और आपने जो इन्फॉर्मेशन का कंपैरिजन करना है वो डिफरेंट ईयर्स में करना है, और डिफरेंट ईयर्स में प्रॉफिट किस तरह का था। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखिए यहाँ पे क्या है 2005 और 2006 में है, और सबसे कम कहाँ पे है 2001 में। ये इन्फॉर्मेशन आपने पहले ही गैदर कर लेनी है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है वो सेंटेंस की फॉर्मेशन में। उनको ये समझ नहीं आता कि हम लोग सेंटेंस में लिखें तो क्या लिखें। इसीलिए मैंने आज आपको यहाँ पे 18 पॉइंट्स दे रहा हूँ, 18 स्टेप्स दे रहा हूँ कि आप इन 18 में से कोई भी पॉइंट यूज़ करके अपनी इन्फॉर्मेशन को लिखना शुरू कर सकते हैं, और ऐसे ही आप इसको बढ़ाते जा सकते हैं। आपको 18 डिफरेंट पॉइंट्स और सेम इन्फॉर्मेशन 18 डिफरेंट पॉइंट्स में दे रहा हूं, ताकि आप इसमें से जो भी आपको इजी लगे वो आप इन 18 में से चूज़ करके लिख सकते हैं। इन 18 में से आप 1 या 2 पॉइंट जो भी आपको इजी लगे उस पे आपका पूरा का पूरा टास्क बेस्ड हो जाना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे मैंने वही टेबल उठा लिया जो मैंने यहाँ से ऊपर लिया हुआ है वो मैं नीचे लेके आ गया हूँ, और उसी को मैं आगे 18 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप इसको ध्यान से देखें और समझें, और इसमें से जो पॉइंट आपको ईजी लगे, जो पॉइंट आपको ईजी समझ आ जाए, उसी पॉइंट पर अपना पूरा टास्क बेस्ड कर लें। सबसे पहले पॉइंट मैंने क्या बनाया है, इसी में देखिए यहाँ पे ईयर्स दिए गए हुए हैं और नीचे प्रॉफिट दिया गया हुआ है।
अब मैंने क्या किया है, इसको इन्फॉर्मेशन को कैसे मैंने लिखना है देखिए। अब 2002 में देखिए कितना परसेंट था, 12% था। तो मैंने क्या लिखा, मोर ओवर देयर वाज इंक्रीज इन द प्रॉफिट्स इन 2002 अप टू 12%। मतलब क्या, 10% से ये 12% हो गया, इसके प्रॉफिट्स बढ़ गए। आगे मैंने क्या लिखा, इसी लाइन को मैं और तरीके से कैसे लिख सकता हूं, देखिए आगे क्या लिखा मैंने, मोर ओवर देयर वाज अ ग्रेजुअल इंक्लाइन इन द प्रॉफिट्स इन 2002 बाय 12%। आपको जो आसानी लगे आप वो लाइन यूज करनी है। अब इसी पॉइंट को मैं आगे और कैसे लिख सकता हूं, देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मोर ओवर द प्रॉफिट्स इंक्लाइन ग्रेजुअली अप टू 12% फ्रॉम 10% इन 2001। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा कि जो प्रॉफिट्स थे वो बढ़ गए 12% तक, जो कि पहले 10% थे 2001 में। मैं इस लाइन को ऐसे भी लिख सकता हूँ। चौथा वे क्या है इसको लिखने का, ये भी एक तरीका है, मोर ओवर द प्राइस इंक्लाइंड बाय 2% इन द ईयर 2002। मैंने क्या लिखा कि 2% से प्रॉफिट बढ़ गए 2002 में, पहले 10% थे, अब 12, इनका 10 से 12 पहुँचे, तो ये 2% का जो इंक्लाइंड इसमें देखा गया है 2002 में। अब मैं और कैसे लिख सकता हूँ, मोर ओवर एन इंक्रीज ऑफ 12% वॉज नोटिस इन द प्रॉफिट्स इन 2002। देखिए एक ही लाइन को मैंने यहाँ 5 तरीके से लिख दिया है, एक ही लाइन को मैंने यहाँ पे 5 तरीके से लिख लिया है। आपको जो पसंद आए, जो आपको इजी लगे, वो आपने इसमें से यूज़ कर लेना है और आपने वैसा लिख देना है, ठीक है जी। अब आगे देखिए कि मैंने आगे क्या लिखा हुआ है। मैंने इन्फॉर्मेशन जो ये वाली थी मैं नीचे ले आता हूँ पहले इन्फॉर्मेशन। अब आप देखिए कि मैंने 6 पॉइंट में क्या लिखा है। अब मैंने कंपैरिजन किया है 2003 को 2001 के साथ। मैंने क्या लिखा है देखिए, मोर ओवर देयर वाज ए 2-fold इंक्लाइन राइज इन प्रॉफिट्स बिटवीन 2001 एंड 2003 फ्रॉम 10% टू 20%। अब देखिए 10% से 20% हो गया, तो मैंने क्या किया, 2-fold मतलब इसका डबल हो गया, प्रॉफिट इंक्लाइन बढ़ गया या राइज हो गया 2001 से 2003 में, और ये कहाँ से बढ़ा, 10% से 20% पहुँच गया। अब मैंने 2004 को भी कंपेयर किया, देखिए आगे पॉइंट में क्या लिखा है, मोर ओवर द प्रॉफिट्स ट्रिपल्ड बिटवीन 2001 एंड 2004 एंड रीच अप टू 30%। अब देखिए 2004 में क्या हुआ, 3 गुना बढ़ गया। उसको मैंने कैसे लिखा, इसको ट्रेबल्ड हो गया, 3 गुना बढ़ गया 2001 से, और ये 30% पहुंच गया 2004 में। आगे देखिए मैंने क्या लिखा है, 8वां पॉइंट, मोर ओवर द प्रॉफिट्स डबल्ड बिटवीन 2001 एंड 2003 फ्रॉम 10% टू 20%। पहले यहाँ मैंने 2-fold लिखा था 6 पॉइंट में, और 8वें पॉइंट में मैंने इसको लिखा डबल हो गया। 9 पॉइंट पर देखिए मैंने क्या लिखा है, मोर ओवर द प्रॉफिट्स इन 2005 एंड 2006 वर 2 times द प्रॉफिट इन 2003। अब मैंने 2005 और 2006 को 2003 से कंपेयर करके लिख दिया कि यहाँ 40% हो गए, यहाँ पे 20% था, तो ये 20% से 40% हो गए, ये क्या हो गया, डबल हो गए 2003 से कंपेयर करके। आगे मैंने 10th में क्या लिखा है, मोर ओवर द प्रॉफिट्स इन 2005 एंड 2006 वर 4 times द प्रॉफिट इन 2001 में। मैंने लिखा है कि जो प्रॉफिट 2005 में थे, 2006 में थे, ये 4 गुना बढ़ गए 2001 से। उसी इंफॉर्मेशन को मैंने 11 में कैसे लिख सकता हूँ, द प्रॉफिट्स क्वाड्रपल्ड फ्रॉम 2001 टू 2005, दैट इज फ्रॉम 10% टू 40%। इसको इन्फॉर्मेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये क्वाड्रपल हो गए 2001 से 2005 में, और ये 10 से 40% तक पहुँच गए। 12 पॉइंट मैंने क्या लिखा, मोर ओवर द प्रॉफिट्स इन 2001, 2002, 2003 were 10%, 12% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, कॉरस्पॉन्डिंगली या प्रोपोर्शनेटली। मतलब क्या मैंने बोला कि अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, इस टेबल में इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, एक ही प्रॉफिट को कंपेयर करना है। अगर आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप 3 सालों का एक ही लाइन में लिख सकते हैं, और आप उसको बता सकें इसमें ये प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट था रिस्पेक्टिवली। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन क्या है, आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक ही लाइन में जल्दी आ जाएगी, और आपका टास्क बहुत सारा बड़ा भी नहीं बनेगा। अब देखिए 13 पॉइंट मैंने क्या लिखा है, मोर ओवर द प्रॉफिट्स वर स्टेबल कांस्टेंट स्टिल इन 2005 एंड 2006। आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या प्रॉफिट था, यहाँ पे 40% था 2005 में, और 2006 में भी 40% था। तो क्या हो गया, इन दोनों में ये क्या है, ये स्टेबल है। इसमें क्या हो गया, देखिए हम मोर ओवर द प्रॉफिट्स जो है वो कांस्टेंट रहे, स्टिल रहे 2005 और 2006 में। सो इससे क्या है कि आपकी मर्जी है कि आपने कैसे इसको लिखना है। अब आप देखिए आगे मैंने क्या किया है,
ये मैंने थोड़े लाइन पॉइंट्स काट दिए हैं ताकि मैं आपको टेबल के साथ साथ रखूँ और आपको अच्छी तरह से समझा भी सकूँ ताकि आपको समझ भी आती रहे। अब आप देखिए उसका अगला पॉइंट क्या था, मोर ओवर फ्लक्चुएशन वर नोटिस फ्रॉम ईयर टू ईयर इन प्रॉफिट। देखिए मैंने क्या कि यहाँ फ्लक्चुएशन हुई, मतलब 10 से 12, 12 से 20, 20 से 30, 30 से 40 हुआ, तो हर साल में फ्लक्चुएट हुआ, तो इस लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आगे मैंने क्या लिखा, मोर ओवर वेरिएशंस अप्स एंड डाउन्स कैन बी सीन फ्रॉम ईयर टू ईयर इन द प्रॉफिट्स। मैंने कहा कि वेरिएशन, देखिए आप अप है तो अप लिख सकते हैं, डाउन है तो डाउन लिख सकते हैं, वेरिएशन अगर लिखना चाहे तो वेरिएशन भी। आपने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा मोर ओवर वेरिएशंस कैन बी सीन फ्रॉम ईयर टू ईयर इन द प्रॉफिट्स। फ्लक्चुएशन की जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वेरिएशन लिख दिया। और मैं क्या लिख सकता, अप्स, मोर ओवर अप्स कैन बी सीन फ्रॉम ईयर टू ईयर इन द प्रॉफिट्स। फ्लक्चुएशन की जगह मैं लिख सकता अप्स की ये प्रॉफिट बढ़ते गए। डाउन तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये तो मैंने वैसे ही लिखा आपके लिए, पर आप लिख सकते हैं वेरिएशन देखा जा सकता है या अप्स देखा जा सकता है। उससे आगे मैंने क्या लिखा, मोर ओवर द प्रॉफिट्स वर 10% इन 2001, 12% इन 2002 एंड 20% इन 2003। जो मैंने यहाँ पे रिस्पेक्टिवली का पॉइंट पहले एक्सप्लेन किया था उसी को मैंने इस पर डिफरेंट फॉर्म में भी लिख लिया। अगला पॉइंट मैंने कैसे लिखा, मोर ओवर डिफरेंस 10% कैन बी नोटिस सीन इन द प्रॉफिट्स इन 2003 एंड 2004। अब यहाँ पे 2003 से 2004 को कंपेयर करूँ तो 10% का डिफरेंस नोटिस किया जा सकता है। अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा, मोर ओवर देयर वाज डिफरेंस ऑफ 10% इन प्रॉफिट्स इन 2003 एंड 2004। इसी लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इन 18 पॉइंट्स में ये टेबल को एक्सप्लेन किया है डिफरेंट तरीके से। इसी तरह से आपने जो आपको इन 18 में से पॉइंट्स पसंद आए वैसी इन्फॉर्मेशन आपने अपने टास्क में पेश कर देनी है, लिख देनी है, और आपने पूरा का पूरा टास्क वैसे ही अपना चलाते आगे जाना है और ऐसे ही सेंटेंस को आगे बढ़ाते जाना है। जो जो आपको इजी लगे उसी टाइप से आपने इन्फॉर्मेशन उसमें दे देनी है। सो होपफुली मुझे लगता है कि आज आपको मैंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी होगी टास्क 1 पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड कंटिन्यू वॉचिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ इन द फ्यूचर एज वेल।